हेलो नमस्कार दोस्तों, टीडीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज 26 नवंबर 2025 है। आज हम लोग देखेंगे करंट में क्या मुद्दे रहे और जो मुद्दे रहे उसको हम कहानी के फॉर्म में डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। कैसे प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में हमारे और क्या स्ट्रक्चर होगा हमारे आंसर का, उस हिसाब से हम लोग कंटेंट वाइज देखेंगे। कि जैसे टॉपिक आज का हमारा होगा डिजिटल गवर्नेंस, संविधान दिवस, साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण या डेटा प्रोटेक्शन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक हमारे होंगे आज और इसको हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पर डिस्कस करेंगे। कि जैसे प्रश्न हमारे सिविल सर्विसेज में पूछे जाते हैं, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीपीएससी के या अन्य स्टेट के जो पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कि जो करंट अफेयर्स पढ़ने का अप्रोच हमारा होना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए। क्योंकि अगर हम डिजिटल गवर्नेंस में बहुत सी कहानियों के बारे में पढ़ें तो लिखना एग्ज़ाम में क्या है, बस उस पर हमको ध्यान रखना कि एग्ज़ाम में डिमांड किस चीज़ की है और क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए पढ़ने का। कि जैसे डिजिटल गवर्नेंस आ गया, एक यह इशू है जिस पे प्रश्न बन सकते हैं। तो प्रश्न कैसे बनेंगे, देखिए इस पे बहुत सारे आर्टिकल विभिन्न जो है न्यूज़पेपर्स में आ सकते हैं, बहुत सी कहानियाँ हो सकती हैं, लेकिन हमको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि डिमांड क्या है जो है एग्ज़ाम का और क्या अप्रोच हमारा पढ़ने का होना चाहिए या लिखने का। क्योंकि एग्ज़ाम में डिमांड है कि कोई भी इशू है तो उसको हमको प्रेजेंट करना है लिख कर। तो लिखने का हमारा अप्रोच क्या हुआ, मतलब आंसर राइटिंग कैसे करना है। तो जैसे प्रश्न बनेंगे कि डिजिटल गवर्नेंस में राज्यों के बीच में असमानता भारत के प्रशासनिक सुधारों के लिए कैसे चुनौती प्रस्तुत करती है। अब ये प्रश्न अगर आ गया तो हमारा लिखने का क्या अप्रोच होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, इसको कैसे शुरुआत करना होगा, कैसे कंक्लूड करना होगा, है ना। तो देखिए जो आंसर का हमारा फॉर्मेट होता है वो 3, मतलब जो एक मॉडल आंसर होता है यूपीएससी का, उसमें इंट्रो होता है, फिर मेन बॉडी होता है जो डिमांड क्या है क्वेश्चन का, फिर कंक्लूजन में हम लोग देखते हैं कि कंक्लूड कैसे करना है उसको, जो है पॉजिटिव अप्रोच के साथ जो है उसको वे फॉरवर्ड में हम लोग लिखते हैं। जैसे अब इसी प्रश्न को अगर हमको शुरुआत करना हुआ कि डिजिटल गवर्नेंस में राज्यों के बीच असमानता भारत के प्रशासनिक सुधारों के लिए कैसे चुनौती प्रस्तुत करती है। अब इसकी शुरुआत कैसे करें हम, कि भारत में डिजिटल गवर्नेंस एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी प्रक्रिया के रूप में उभर रही है, परंतु राज्यों के बीच डिजिटल प्रगति का असमान स्तर प्रशासनिक सुधारों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है ना। कि डिजिटल गवर्नेंस क्या है, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है, लेकिन विभिन्न राज्यों के बीच में समानता नहीं बल्कि असमानता है, जिससे क्या है कि जो प्रशासनिक जो है सुधार है या उसमें क्या है कि असमानता बनी एक चुनौती के रूप में उभर रहा है। जैसे हम कुछ राज्यों की बात करें, जैसे गोवा में, वहाँ का डिजिटल जो है गवर्नेंस बहुत बेहतर है, वहाँ पर डिजिटल फॉर्म ई गवर्नेंस रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन में बहुत ही बेहतर है। जबकि केरला की अगर बात करें एग्जाम्पल दें तो उस तरह प्रगति वहाँ पर नहीं है ना। ये जो असमानताएँ हैं तो क्या चुनौतियाँ इससे आ रही हैं, इसके हम लोग जो मेन बॉडी में देखेंगे कि भारत में प्रशासन स्तरों के लिए कैसे चुनौतियाँ हैं। तो डायरेक्ट जो पूछा गया है उसी को हेडिंग बनाएंगे, चुनौतियाँ। तो चुनौतियों में क्या है कि डिजिटल हेडिंग में क्या है कि डिजिटल अवसंरचना का अंतर है, मानव संसाधन का अंतर है, वित्तीय क्षमता में अंतर है, नीतिगत प्रथाओं में अंतर है। अब डिजिटल अवसंरचना में अंतर क्या है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी, सर्वर क्षमता, डेटा प्रबंधन की असमानता भी उन राज्यों के बीच, प्रशिक्षित आईटी स्टाफ और तकनीकी कौशल की कमी है, कमज़ोर आईसीटी निवेश सीमित है जो है कमज़ोर राज्यों में, नीतिगत प्रथाओं प्राथमिकताओं में अंतर की बात करें तो सभी राज्यों में ई गवर्नेंस समान प्राथमिकता नहीं दी गई है ना। तो इस प्रकार ये चुनौतियाँ बनी हुई है कि जो कहीं न कहीं डिजिटल गवर्नेंस को जो है उसको लागू करने में कहीं न कहीं या प्रशासनिक सुधार में एक चुनौती है। और अब इसके प्रभाव क्या होते हैं, इस अंतर का जो है इससे क्या होता है सेवा वितरण में की गुणवत्ता में अंतर आ जाता है, नागरिकों के असमान अवसर होते हैं, पारदर्शिता और जवाबदेही में असंगति आती है ना। अब इसको लिखने के लिए हम अगर अब किसी भी तरीके से प्रेजेंट करने का आपका तरीका हो सकता है, इसको इस तरह हम प्रेजेंट कर सकते हैं कि प्रभाव में यहाँ पे हम प्रभाव को करके, इससे क्या है प्रेजेंटेशन हमारा बेहतर होगा। तो इस तरह देखिए एक दिन का आंसर राइटिंग एक दिन में नहीं होता है, बल्कि यह जो है जब लगातार 6 महीने साल भर हम प्रयास करते हैं तो बेहतर होता है। तो जैसे जैसे हम प्रयास करते जाएंगे कहीं न कहीं इसमें हमारा लिखने का अप्रोच बेहतर होगा, हमारे पास कंटेंट होगा, हमको कहाँ से शुरुआत करना है, इंट्रो कहाँ पे कंक्लूड करना है, मेन बॉडी में कहाँ से हम शुरुआत करें, तो ये सब चीज़ों को सोचना नहीं पड़ेगा, क्या डायग्राम बनाएं, है ना। तो ये सब लिखते लिखते या प्रैक्टिस करते करते आती हैं चीज़ें, ठीक है। अब निष्कर्ष के तौर पे देखते हैं कि डिजिटल गवर्नेंस तभी सफल हो सकती है जब केंद्र राज्यों के बीच समन्वय हो, वित्तीय सहायता क्षमता निर्माण समान रूप से सुनिश्चित किया जाए, है ना। तो इस तरह हमारा आंसर जो है कंप्लीट होगा डिजिटल गवर्नेंस का। और अगला प्रश्न हम देखते हैं कि जो संविधान दिवस से है, कि संविधान दिवस जो आज मनाया जा रहा है 26 नवंबर को, तो संविधान दिवस जो है नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों की जागरूकता बढ़ाने में कैसे सहायक है। ये प्रश्न जो है
अगर एग्जाम में आता है तो कैसे लिखना, कैसे शुरुआत करना है हमें। तो भारत में संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, जो नागरिकों को संवैधानिक मूल्यों जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को याद दिलाने का अवसर प्रदान करता है। इस दिन नागरिकों को न केवल मौलिक अधिकारों से अवगत कराया जाता है, बल्कि मौलिक कर्तव्यों पर भी बल दिलाया जाता है ना। तो संविधान दिवस का क्या जो है इम्पोर्टेंस है संवैधानिक मूल्यों को बढ़ाने में, तो इस पर बात किया जा रहा है। इसकी जो है इंट्रो इस तरह हम शुरुआत कर सकते हैं। 26 नवंबर को मनाया जाता है और कहीं न कहीं इस दिन न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व याद दिलाने में अवसर प्रदान करता है। फिर जागरूकता बढ़ाने में जो पूछा गया उसी को हेडिंग बनाएंगे हम लोग मेन बॉडी में, कि जागरूकता बढ़ाने में कैसे कि संवैधानिक शिक्षा को प्रोत्साहन मिलता है, लोकतांत्रिक मूल्यों में सुदृढ़ीकरण होता है, उत्तरदायी नागरिकता का निर्माण होता है ना। अब संवैधानिक शिक्षा का प्रोत्साहन कैसे मिलता है कि इस दिन विभिन्न स्कूलों में, कॉलेजों में, सरकारी संस्थाओं में संविधान के विषय में उसकी प्रस्तावना है ना, और अधिकारों के कर्तव्यों की चर्चा होती है, सामाजिक न्याय, समानता जैसे विषयों पर जन जागरूकता आती है ना। तो इस तरह कहीं ना कहीं संविधान दिवस जो है जन जागरूकता बढ़ाने में लोगों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है ना, क्योंकि इसी दिन जो है पूरे चर्चा होता है संविधान पे, अधिकार, कर्तव्य, न्याय, समानता, बंधुत्व, प्रस्तावना, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जन जागरूकता बढ़ाने में भूमिका अदा करती है। और निष्कर्ष के तौर में इसको हम लिखेंगे कि संविधान दिवस केवल एक प्रतीकात्मक आयोजन नहीं है, बल्कि नागरिकों में लोकतांत्रिक चेतना को सजीव रखने का सशक्त माध्यम है ना। तो इस तरह हम इसको कंक्लूड करेंगे। अब अगला जो मुद्दा हमारा है वो है भारत में साइबर सुरक्षा को लेकर। इससे कैसे प्रश्न आ सकते हैं और कैसे इसको शुरुआत करना है, कैसे लिखना है कि भारत में साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करने की आवश्यकता किन कारणों से तीव्र होती जा रही है ना, कि साइबर सुरक्षा को इसको मजबूत करने की आवश्यकता जो है क्यों है और किन कारणों से इसकी बढ़ती जा रही है आवश्यकता जो है सुदृढ़ करने की, है ना। तो इसको इंट्रो में इस तरह शुरुआत कर सकते हैं कि भारत जो है विश्व में सबसे बड़े डिजिटल उपभोक्ता देशों में शामिल है, जहाँ डिजिटल भुगतान, ई गवर्नेंस, 5G आधारित सेवाओं का उपयोग तेजी से बढ़ रही है। इस परिप्रेक्ष्य में साइबर सुरक्षा एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है। इस तरह हम शुरुआत कर देंगे इंट्रो। फिर मेन बॉडी में जो पूछा गया उसी को हेडिंग बनाएंगे, सुदृढ़ करने की मुख्य आवश्यकता इसलिए क्योंकि डिजिटल भुगतान का विस्तार हो रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, इससे व्यक्तिगत डेटा जोखिम का खतरा है, 5G IoT उपकरणों का उपयोग हो रहा है ना। तो इससे क्या है, इसको सुदृढ़ करने का आवश्यकता है क्योंकि डिजिटल भुगतान के जरिए ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग, डेटा चोरी में वृद्धि हो रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में हम रक्षा, ऊर्जा, परिवहन प्रणालियों पर साइबर हमले की संभावनाएं हैं। और व्यक्तिगत डेटा जोखिम क्यों, क्योंकि सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप्स से डेटा लीक होने की संभावना है। 5G IoT उपकरणों का उपयोग, हाई स्पीड नेटवर्क से हैकिंग की संभावना बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इस तरह इसको जो है सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। और आगे हम लोग निष्कर्ष देखते हैं कि साइबर सुरक्षा न केवल तकनीकी मुद्दा है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता, नागरिक गोपनीयता से सीधे जुड़ा हुआ क्षेत्र है, जिसे मजबूत करने के लिए कठोर कानून, तकनीकी निवेश और जागरूकता तीनों आवश्यक है ना। तो इस तरह जो है हम निष्कर्ष जो है लिखेंगे। आगे जो प्रश्न हमारा है डेटा संरक्षण या डेटा प्रोटेक्शन से है कि भारत में डेटा संरक्षण कानून क्यों आवश्यक है, इसके प्रमुख लाभ क्या हैं। तो डेटा को आज नया तेल माना जाता है। भारत जैसे विशाल डिजिटल जनसंख्या वाले देश में डेटा संरक्षण कानून अत्यंत आवश्यक बन जाता है। भारत डिजिटल लेन देन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उपयोग ने व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग की संभावना बढ़ा दिया है ना। कि भारत क्या है कि एक विशाल जनसंख्या का देश है, जहाँ पे कहीं न कहीं जो डेटा का संरक्षण का जो है विशेष आवश्यकता है, क्योंकि जो डिजिटल लेन देन है आधुनिक समय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग जो है बढ़ रहा है, इसलिए जो व्यक्तिगत डेटा है उसके दुरुपयोग होने की संभावनाएं हैं, इसलिए डेटा प्रोटेक्शन के जो है कानून की आवश्यकता है। हाँ, तो क्यों आवश्यकता है कि नागरिकों की गोपनीयता की सुरक्षा होगी, कंपनियों की जवाबदेही तय करना होगा, राष्ट्र की डिजिटल संप्रभुता का जो है खतरा हो सकती है डेटा से, डिजिटल विश्वास का निर्माण होगा तो नागरिकों में जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भरोसा बढ़ेगा, है ना। तो नागरिकों की गोपनीयता की सुरक्षा में देखेंगे कि मोबाइल नंबर, लोकेशन, बैंक विवरण आसानी से लीक हो सकते हैं। कंपनियों की जवाबदेही से डेटा संग्रह, उपयोग, स्टोरेज पर स्पष्ट नियम बनाने चाहिए। राष्ट्र की डिजिटल संप्रभुता, अगर हमारा डेटा विदेशों में पहुंच गया तो हमारी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। और डिजिटल विश्वास का अगर निर्माण रहेगा तो कहीं न कहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो है नागरिकों के द्वारा प्रयोग बढ़ेगा, है ना। तो इस तरह जो है इसका आवश्यकता है कानून निर्माण करने के। इसके लाभ क्या होंगे? लाभ ये होगा कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी, डेटा दुरुपयोग में कमी आएगी, सुरक्षित डिजिटल व्यापार वातावरण होगा, सरकारी निजी सेवाओं में पारदर्शिता आएगी। और निष्कर्ष के तौर पे हम देखेंगे कि डेटा संरक्षण कानून आधुनिक डिजिटल समाज के लिए उतना ही आवश्यक है जितना संविधान किसी राष्ट्र के लिए जो है। इस तरह हम कंक्लूड करेंगे।
अगला और जो लास्ट प्रश्न है आज का हमारा, ये लास्ट मुद्दा है जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है भारत के समावेशी विकास में कैसे योगदान देता है। तो इंट्रो में देखते हैं कि भारत में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ने शासन अर्थव्यवस्था दोनों को नई दिशा दी है। यह मॉडल कम लागत और उच्च दक्षता और व्यापक पहुंच पर आधारित है। इस तरह हम शुरुआत कर सकते हैं अपने आंसर की। और इसका समावेशी विकास में कैसे योगदान है, तो हेडिंग बनाएंगे कि इसका समावेशी विकास क्या योगदान है। इससे कहीं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिल रहा है। डिजिटल भुगतान से ग्रामीण शहरी दोनों क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ी है। लाभांश ट्रांसफर में पारदर्शिता, सरकारी योजनाओं पैसा सीधे लाभार्थी खाते में पहुंच रहा है। पहचान सत्यापन सरल हो गया। इससे आधार आधारित KYC से बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य में आसान सुविधा हुआ है। उद्यमिता को समर्थन मिला है। UPI UNDC जैसे प्लेटफॉर्म छोटे व्यापारियों को बाजार से जोड़ते हैं। तो ये कहीं न कहीं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है भारत के समावेशी विकास में योगदान दिया है। अगला हम लोग निष्कर्ष देखते हैं कि DPI ने भारत में कम संसाधन में अधिक सेवा मॉडल को सफल बनाया है। इससे वैश्विक स्तर पर एक डिजिटल उदाहरण के रूप में स्थापित किया है। ठीक है, तो इस तरह जो है हम जो डेली का करंट अफेयर्स रहेगा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो एग्जाम का डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो कहीं ना कहीं मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट करेंगे। क्योंकि अगर इसी को हम बहुत कहानी के रूप में कि पूरा बताएं कि डिजिटल गवर्नेंस का इतिहास क्या रहा, कब शुरुआत हुआ भारत में, विदेशों में, तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि एग्जाम का डिमांड क्या है उसके अकॉर्डिंग हमको पढ़ाई करनी पड़ेगा, है ना। अब संविधान दिवस के देश हमारा आज़ाद हुआ 47 में, फिर 2015 में जो है शुरुआत हो संविधान दिवस को, 26 नवंबर को संविधान बनकर तैयार हो, तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम का डिमांड क्या है उस अगर एस्पेक्ट में हम पढ़ेंगे, ऐसा हमारा अप्रोच होगा तो हम चीज़ों को बेहतर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से हम जो है मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त कर पाएंगे। और इसी तरह हमारा अप्रोच रहेगा। और इसमें और कुछ सुधार की गुंजाइश हो, कुछ और बेहतर किया जा सकता है तो आप लोग कमेंट करें। और हमारा प्रयास अगर अच्छा लग रहा हो, बेहतर हो, और करने का मेरा प्रयास रहेगा, लेकिन अगर आपका सहयोग रहेगा तो और इसमें बेहतर किया जाएगा। और जो भी सुधार की गुंजाइश हो आप लोग कमेंट करें। और हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो TDS एकेडमी को आप लोग जो है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।